अब आइए बात करते हैं हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरॉन्स और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस इज अनदर कंट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय द फीमेल्स। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज आइदर प्रोजेस्टेरॉन्स, या तो प्रोजेस्टेरॉन्स के या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के, ये क्या होते हैं? स्मॉल डोजेज होते हैं जिनको कंबाइन करके बनाया जाता है पिल्स के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, जो फीमेल्स के द्वारा रिसीव किए जाते हैं, उनके द्वारा इनटेक किया जाते हैं ताकि कंट्रासेप्टिव मेथड हो सके, और फिर ये बेस्ट होते हैं। आगे बढ़िए। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स, वही बताया ना मैंने, ये टेबलेट्स के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। हैंस आर पॉपुलरली कॉल्ड द पिल्स, और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मतलब ज्यादातर पॉपुलरली ये कैसे पॉपुलर होते हैं? पिल्स के नाम से इनको मतलब जाना जाता है कि हाँ पिल्स होते हैं जो किनके बने होते हैं? प्रोजेस्ट्रोजेंस के या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन से। बहुत ही ज्यादा खास बात जरूरी याद रखिएगा कि वो किससे बने हुए हैं? प्रोजेस्ट्रोजेंस के या प्रोजेस्ट्रोजेंस एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से। ठीक। Pills have to be taken daily for a period of 21 days, starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle. After a gap of 7 days, during which menstruation occur, it has to be repeated in the same pattern till the female desire to prevent conception. इनको अब लिया कैसे जाता है, इनको इनटेक कैसे किया जाता है? तो उसके लिए एक रेमेडी है, ये है कि इनको पूरे 21 डेज के लिए कंटिन्यूटी मतलब लिया जाता है, कंटिन्यू पर डे पर पिल, लेकिन बीच में साथ में 7 दिन का गैप लिया जाता है, उस टाइम जब मेंस्ट्रुएशन होता रहता है फीमेल्स के द्वारा इनको इनटेक किया जाता है। और इट हैज टू बी रिपीटेड, वही मैंने बताया ना, रेगुलर टाइम तब तक यूज करते रहो या तब तक इनटेक करते हैं फीमेल्स जब तक उनको कंसेप्शन रोकना होता है। अब इनका काम क्या है? ये जो डोजेज है या पिल्स है, इनका मेन फंक्शन क्या है, ये कैसे करते हैं? दे इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये ओवुलेशन को पहली बात तो रोकते हैं, साथ साथ इम्प्लांटेशन को भी रोक देते हैं। एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, और साथ साथ क्या कहते हैं, सर्वाइकल जो म्यूकस होता है, सर्विक्स में जो म्यूकस होता है, उसकी क्वालिटी को अल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि स्पर्म्स की एंट्री रुक जाती है, स्पर्म्स की मोटिलिटी घट जाती है। तो पिल्स के 3 फंक्शन यहाँ पे दिए हैं। पहला तो ये इनहिबिट करते हैं ओवुलेशन को, दूसरा ये इम्प्लांटेशन को भी, और तीसरा ये अल्टर कर देते हैं सर्वाइकल म्यूकस को, ताकि स्पर्म्स की एंट्री रिटार्ड की जा सके। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेजर साइड इफेक्ट्स एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स। ये कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने के साथ साथ साइड इफेक्ट इसके बहुत ही कम देखे जाते हैं, इसलिए वाइडली एक्सेप्ट किए जाते हैं फीमेल्स के द्वारा। अब जैसे देखो, इसी में एक एग्जांपल आता है सहेली का, जो क्या है, वंस ए वीक पिल है, और ये नॉन स्टेरॉइडल ही फंक्शन में। अब मैंने पहले बताया था, पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि कहाँ पे ये डेवलप किया गया था? CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ, याद रखिएगा क्योंकि वो भी एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है। अब इसके भी वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स है, देखिए साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम है और हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू है। Progestins alone or in combination with estrogen can also be used by females as injection or implants under the skin। अब देखो, प्रोजेस्ट्रोजेंस और साथ साथ या तो प्रोजेस्टन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन बताया था ना मैंने, प्रोजेस्ट्रोजेंस या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, इनको हम पहले तो पिल्स के फॉर्म में यूज करते हैं, ओके, साथ साथ हम इनको इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स के फॉर्म में भी यूज किए जाते हैं। इम्प्लांट्स क्या होते हैं? स्किन के अंडर, मतलब स्किन के अंडर साइड में लगाए जाते हैं, अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, उनको सेट किया जाता है। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स, वो भी कैसे एक्ट करते हैं पिल्स के, और इनकी इफेक्टिव पीरियड जो रहती है वो ज्यादा रहती है पिल्स के कंपेरिजन। पिल्स आप जब तक, पिल्स फीमेल्स जब तक लेती हैं तब तक उनका ओवुलेशन या सर्वाइकल म्यूकस अल्टर्ड रहता है, लेकिन जैसे ही उनको उसको हटाया जाता है तो फिर वो फिर नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। बट यहीं पे अगर देखा जाए, इंजेक्शंस या इम्प्लांट्स के रूप में जो लिए जाते हैं, इन्हीं कम्बिनेशन को, किसके? प्रोजेस्ट्रोजेंस के और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कम्बिनेशन के फॉर्म में जो लिए जाते हैं, उनका इफेक्टिव पीरियड जो रहता है काफी ज्यादा दिनों तक रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कम्बिनेशन और आईयूडीज within 72 hours of coitus has been found to be very effective as emergency contraceptive, as they could be used to avoid possible pregnancy due to the rape or casual unprotected intercourse। खास बात ये है, और ये ध्यान देने वाली बात है, मैं बता दूं कि देखिए, प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ यूज हुए हैं, क्योंकि बार बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। देखिए, पहला तो पिल्स के फॉर्म में यूज किया गया है प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद में इंजेक्शंस के फॉर्म में यूज किया गया है, इम्प्लांट्स के फॉर्म में यूज किया गया है, और साथ साथ वो
इमरजेंसी कंट्रास इमरजेंसी के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। जैसे देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, ये कैसे रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई, अगर 72 आवर्स ऑफ कोइटस हो जाता है तो फिर इमरजेंसी पिल्स के फॉर्म में भी, इमरजेंसी अनप्रोटेक्टेड अन इंटरकोर्सुअल मतलब अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में भी इनको यूज किया जाता है। तो टोटल 4 पॉइंट्स हो गए ना, एक तो पिल्स के फॉर्म में, साथ साथ इंजेक्शन, इम्प्लांट्स, और उसके बाद में इमरजेंसी पिल्स के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। सर्जिकल मेथड आल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन आर जनरली एडवाइज्ड फॉर द मेल एंड फीमेल पार्टनर एज ए टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज या एनी मोर कोएटस वगैरह वगैरह प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट करने के लिए सर्जिकल मेथड हम पढ़ेंगे। एक बहुत ही खास चीज ये देखिए, कॉर्नर में यहाँ पे लिखा है, इसको आपको याद होना चाहिए। एमटीपी जो एक्ट, वो अमेंडमेंट एक्ट लागू किया गया था, वो 2017 में लागू किया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसमें ये होता है कि अगर 12 वीक्स से पहले या 12 वीक्स तक की प्रेगनेंसी है तो फिर उसको वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंतर्गत उसके देख रेख में ही उसका टर्मिनेशन हो सकता है। और अगर 12 वीक्स से ज़्यादा या 24 वीक्स से कम है तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की ज़रूरत होगी, और तभी इनका मतलब क्या, एबॉर्शन या मतलब उस अनवांटेड चाइल्ड को हटाया जा सकता है। तो ये बार बार पूछा जाता है कि अगर जो फेटस है वो 12 वीक्स से ज़्यादा हो गया है तो फिर कितने मतलब मेडिकल प्रैक्टिशनर्स चाहिए अकॉर्डिंग टू 2017 मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग। तो 1 या 2 कब चाहिए, ये मैंने अच्छे से, अगर 12 वीक्स से ज़्यादा हो गया है तो 2, और 12 वीक्स से कम हो गया है तो 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए जो क्वालिफाइड हो, वेल मतलब क्वालिफाइड के साथ साथ अथराइज्ड भी हो। आगे देखते हैं ये प्रेगनेंसीज। अब सर्जिकल मेथड्स में, जैसे सर्जिकल मेथड्स में क्या होता है, ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट, ये गैमेट के ट्रांसपोर्ट को रोक देते हैं और फिर वैसे ही टर्मिनेशन हो जाता है ना। इसमें होता क्या है, अगर मेल्स में देखा जाए तो वेजेक्टोमी होता है, और वेजेक्टोमी को क्या कहते हैं, रिमूव किया जाता है या टाई अप कर दिया जाता है एक स्मॉल पोर्शन को, और उससे क्या होता है कि, अब देखिए है क्या इसमें कि इसमें एक जो एक क्या मतलब वेजा डिफरेंस को टाई अप कर दिया जाता है, उसको या तो उसके छोटे से पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, वेजेक्टोमी, और ये मेल्स में अप्लाई किया जाता है। अब इसका एक खास बात ये है कि ये टेक्निक जो होती है हाईली इफेक्टिव होती है, लेकिन इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है, यानी कि इसको अगर हम या मतलब मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा अगर वैजा डिफरेंसिया को कट करके टाई अप कर दिया जाएगा तो उसमें रीबाउंड मतलब दोबारा से जुड़ने की संभावनाएं बहुत ही कम होती हैं, इसीलिए इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत ही पुअर हो जाती है। हालांकि जब भी टाई अप कर दिया जाएगा तो फिर सीमेंट डिस्चार्ज होगा, बट उसमें स्पर्म्स नहीं होंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। कई बार ऐसे भी स्टेटमेंट्स आ जाते हैं कि जब डिस्चार्ज होगा तो सीमेंट डिस्चार्ज होगा, उसमें प्रोस्टेट के और उसके बाद में बल्बोयूरेथ्रल इन सब के सेक्रेशंस तो होंगे, बट उसमें स्पर्म्स एब्सेंट होंगे। It needs to be emphasized that the selection of suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation of qualified medical professional। अब ये बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि हम जिस भी कंट्रासेप्टिव मेथड को यूज़ कर रहे हैं या उसको अपने यूज़ में लाना चाहते हैं तो वो सही है, हमारी बॉडी के लिए सही है या नहीं है, इसके लिए ये ज़रूर होना चाहिए कि हम किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करके ही किसी दवा का यूज़ करें, या जो भी कंट्रासेप्टिव हम यूज करते हैं, चाहे वो पिल्स के फॉर्म में हो, इम्प्लांट्स के फॉर्म में हो या आयोडीज के फॉर्म में हो, कोई भी हो। वन मस्ट आल्सो रिमेंबर द कंट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात ये है कि कंट्रासेप्टिव जो होते हैं वो लगातार लेने वाली चीजें नहीं है। उससे क्या है भाई, ये किसी ना किसी केमिकल से ही फॉर्म्ड है। अब केमिकल से तो कहीं ना कहीं वो हमारे बॉडी को इफेक्ट तो करेंगे, और साथ साथ जैसे कई इमरजेंसी पिल्स आती हैं जो मालाडी वगैरह वगैरह ये सारी आते हैं, उन सब के यूज से रेगुलर्स में देखा गया है कि फीमेल्स को कई बार प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं और कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए ये एक बेटर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए ये कोई भी किसी भी प्रकार से रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती है। इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट इन नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट आई कंसेप्शन प्रेगनेंसी। और ये देखिए नेचुरल मेथड को ये क्या किया जाता है, उसके अगेंस्ट में इसका यूज किया जाता है। तो इसलिए ये कहीं से भी नॉर्मल हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए जरूरी नहीं है। वंस
One if forced to use the method either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy due to personal reasons. No doubt, the widespread use of these methods had a significant role in checking uncontrolled growth of population. हालांकि ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसके रेगुलर यूज से भाई ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ में सुधार आया है, लेकिन इसका कंटिन्यू यूज करना कहीं से भी फीमेल्स या मेल्स के लिए, फीमेल्स में तो बैरियर मेथड्स ही ज़्यादा यूज किए जाते हैं, बट फीमेल्स के लिए कहीं से भी सुटेबल नहीं होता है। हाउएवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट्स, देखो इल इफेक्ट्स क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। नाजिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेल हो सकता है, या ब्रेक थ्रू हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हो सकता है, इवन एवर ब्रेस्ट कैंसर तक के भी चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स को क्या करना चाहिए, पहले तो किसी भी पिल्स या आईओडीज को अवॉइड करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी केस हो या जैसे उन्हें करना हो तभी इनका यूज़ करें। अब एमटीपी के बारे में देखते हैं। एमटी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। भाई ध्यान देना, क्योंकि इसका जो ये फुल फॉर्म है ना, कई बार इससे भी क्वेश्चन आए हैं और फिर क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या मेडिसिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या टर्मिनलाइजेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ऐसे ऐसे करके मतलब अलग अलग ऑब्जेक्टिव बना देते हैं। तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा इसका। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इंटेंशन और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन। मतलब बेबी या फीटस फुल टर्म पूरी तरह से ग्रो कर जाए उसके पहले ही उसको हटा देना या मतलब उसे टर्मिनेट कर देना ही क्या कहलाता है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी या इंड्यूस्ड एबॉर्शन, या एबॉर्शन उसे ही कहते हैं। अब नियर अबाउट 45 टू 50 मिलियन एमटीपीज परफॉर्म किए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, और जो कितना होता है 1/5 होता है टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसीज जितनी फीमेल्स कंसीव करती हैं उसका 1/5 एबॉर्शन कर दिया जाता है। Whether to accept legalized MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issues involved in it. अब इसके बारे में कि यह एमटीपी परफॉर्म करना लीगल है या नहीं है, ये कई गवर्नमेंट और कई देशों में इसके प्रति चर्चाएं विचर्चाएं चलती रहती हैं और चल भी रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन 1971 विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज, और इंडिया में इसको लागू कर दिया गया था, एमटीपी लागू किया गया है, एमटीपी वैलिड है, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस पर ही एमटीपी परफॉर्म किए जाते हैं। और इसको लागू कब किया गया था, 1971, अच्छे से याद रखिएगा। वहीं पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब हुआ था, वो आया था 2017 में, ध्यान है ना, जिसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की जरूरत कितनी होनी चाहिए अगर 12 वीक्स से कम है या 12 वीक्स से ज्यादा प्रेगनेंसी हो गई है। तो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। Such restrictions are all the more important to check indiscriminate and illegal fetus ferticide, which are reported to be high in India. इस मतलब स्ट्रिक्ट कंडीशंस क्या थी, यही कि मतलब इसका मिस यूज ना किया जा सके इसलिए। अब एमटीपी क्यों ही आखिर, ऑब्वियसली आंसर इज टू गेट रिड अनवांटेड प्रेगनेंसीज either due to casual unprotected intercourse or failure in the contraceptive used during the coitus or rape. MTPs are also essential certain cases where continuation of pregnancy could be harmful, even fatal either to mother or to the fetus or both. अब बात ये आती है या सवाल ये आता है कि आखिर एमटीपी की हो ही परफॉर्म ही क्यों की जाए। तो इसका मेन रीज़न लोगों के पास यही रहता है कि भाई उन्हें उन्होंने मतलब कैजुअल सेक्स किया जिससे प्रेगनेंसी हो गई, और फिर प्रेगनेंसी होने के कारण वो उसे नहीं चाहते हैं तो इसीलिए टर्मिनेट कराना चाहते हैं, या कंट्रासेप्टिव्स यूज़ किए गए जिनके फेल्योर होने के कारण प्रेगनेंसी हो गई तो इसके लिए भी, यार कोई रेप केस हो गए तो इनके लिए भी, इन सारी चीज़ों के लिए, या अगर फीटस या मदर इन सबको खतरा है, जान का खतरा है, तब भी एमटीपी को परफॉर्म करने के लिए लोग मतलब आते हैं। ये सारे रीजंस हैं, इन सारे रीजन से एमटीपी परफॉर्म किए जाते हैं। एमटीपीज आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। पहले 3 महीनों तक ही इनको क्या किया जाता है, मतलब ये सेफ रहते हैं, एमटीपी सेफ रहते हैं, लेकिन उसके बाद यानी कि 12 वीक्स वही कह सकते हैं, वन मंथ में 4 वीक्स होते हैं, तो 4 3 जा 12 वीक्स हो गए। Second trimester abortion are much more risky. On one disturbing trend observed is that majority of MTs are performed illegally by unqualified quacks, which are not only unsafe but could fatal too.
होता क्या है कि अब ये कंटिन्यूटी में देखा गया है कि जैसे ही मतलब एक्ट आया 1971 और उसके बाद कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस ही आए, और स्ट्रिक्ट कंडीशन में क्या आ गया, स्ट्रिक्ट कंडीशन में रेप वगैरह के अगर केसेस है या किसी फिटस या मदर को इनसिक्योरिटी है या उसके मतलब फेटल होने की कंडीशन है, तो तभी एमटीपी परफॉर्म किए जाते थे। तो कई बार ऐसा अब मैक्सिमम ट्रेंड ये आ गया कि लोग इलीगली भी एमटीपी को परफॉर्म करने लग गए हैं। और ये इसका रिजल्ट क्या है भाई, वो दोनों डेंजरस हो सकता है और डेंजरस होता भी है, किसके लिए, मदर के लिए भी और अनबोर्न चाइल्ड के लिए, दोनों के लिए भी ये डेंजर हो जाता है। तो इसलिए एमटीपी को परफॉर्म करे तो वो भी क्वालिफाइड क्वैक्स हों या क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स हों, उन्हीं के गाइडेंस में, उन्हीं के एनालिसिस में ही इसको परफॉर्म किया जाना चाहिए। सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस बोथ फॉर द यंग मदर एंड फॉर fetus। वही मैंने बताया ना, दोनों के लिए डेंजरस भी हो सकता है। इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड कोइटस एंड द रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द इलीगल अबॉर्शन एज वेल एज प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटीज could reverse the mentioned unhealthy trend। अब ये ऐसा ना हो, अनक्वालिफाइड या इलीगली एमटीपीज ना परफॉर्म की जाए, इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इलीगली एमटीपीज परफॉर्म करने से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं या कितना वो डेंजरस हो सकता है, ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें उनको बताई जानी चाहिए, लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, लोगों को इस बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। अब देखिए हम देखते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, क्या क्या इन्फेक्शंस हो सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कौन कौन से होते हैं। एक मैंने खास करके नोट किया है, तो इस चीज़ को आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन तो मतलब ये कई बार मतलब प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा जा चुका है क्योंकि ये नॉर्मल रहा है। देखिए कुछ बैक्टीरियल जो मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है, जैसे साइफिलिस हो गया, गनरिया हो गया, या क्लेमाइडियासिस हो गया। इन तीनों से मैक्सिमम इन्हीं तीनों से पूछा जाता है कि ये तीनों में से कौन से बैक्टीरियल है, या एक कोई वायरल दे देंगे, वायरल में कौन कौन से आ जाते हैं, जेनाइटल हर्प्स, एड्स, जेनाइटल वार्ट्स, ये सारे आ जाते हैं। अब इनसे होता क्या है, सिफिलिस जो होता है वो फ्रेंच पॉक्स होता है, और इसी से ट्रिपोनेमा पैलिडियम ये मतलब उसका वेक्टर है। और होते क्या क्या है, राउंड अल्सर्स ऑन जेनाइटल ऑर्गन्स, जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे राउंड राउंड अल्सर टाइप में, छाले टाइप के मतलब दिखने लग जाते हैं। वहीं गनरिया हो गया, ये निजेरिया गनरिया के थ्रू होता है, और साइफिलिस ट्रेपोनेमा पैलिडियम के थ्रू होता है, बता दिया। क्लेमाइडियासिस क्लेमाइडिया ट्रैकोमोनाइटिस के थ्रू होता है। ये याद रखिएगा आप, नहीं तो फिर आप अपने में भी नोट डाउन कर सकते हैं, और इसीलिए मैंने खासकर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको एक बार नोट डाउन करके रखा हुआ है। तो आप भी, आपका मेन थ्रू ये होना चाहिए कि जब आप क्वेश्चंस को लगाएं, क्वेश्चंस सॉल्व करें, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से ये होगा कि आपके पास अगर 90 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए तो उसमें से जरूर ऐसा हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन आपको ना आए, या एनसीईआरटी में भी बाई चांस नहीं मिले, देखने पे नहीं मिला, लेकिन को रिलेट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे। तो उनको क्या करना है, हमें अलग से इसी जगह पे, एक जगह पे लिख देना। अब एक जगह पे क्यों लिखना है, इससे ये होता है कि लास्ट टाइम जब आप रिवीजन करेंगे तो सारी चीजें आप, जैसे एनसीईआरटी उठाई और आप ऐसे देख रहे हैं, तो आपको साइड व्यू में वो सारी चीजें जो आपसे गलतियां हुई हैं वो सारी चीजें भी एक बार दिख जाएंगी और याद आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्फेक्शंस और डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। जो इंटरकोर्स के थ्रू मतलब इन्फेक्शंस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एसटीआईज कहते हैं, या तो वेनरल डिजीज कहते हैं, या तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन आरटीआई भी कहते हैं। तो तीन नाम हो गए ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, या वेनरल डिजीजेस, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस। ठीक। अब एग्जांपल्स कौन कौन से हो गए, जैसे गनरिया, साइफिलिस, जेनेटल हाउस, क्लेमाइडियासिस, जेनेटल वार्ट्स, ट्रैकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, ये सारे जो हो गए क्या हो गए, एसटीआईज हो गए। और साथ साथ एड्स भी आता है जो एचआईवी के थ्रू होता है। अब इन सब में एक खास बात ये बताएगी, एचआईवी इन्फेक्शन इज मोर डेंजरस। सबसे ज्यादा डेंजरस इसमें क्या है, एचआईवी इन्फेक्शन। और सभी को पता ही होगा, बहुत पहले से ही इसके बारे में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, तो आपको भी इस बारे में अच्छे से क्लियरिफाई होगा। Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of infection needles, surgical instruments, etc. हेपेटाइटिस बी और HIV ये दोनों कैसे फैल सकते हैं, इंजेक्शन निडल्स के भी थ्रू। मान लो एक इंजेक्शन निडल पहले एक पर्सन को यूज किया गया और वो कहीं से हेपेटाइटिस बी या HIV से मतलब इन्फेक्टेड है, साथ साथ उसी निडल को हमने किसी हेल्दी पर्सन में यूज कर दिया, तो फिर उससे उसको भी ट्रांसमिट होने के मतलब डिजीजेस के ट्रांसमिट होने के चांसेस है। और वो कौन कौन से हो गए, हेपेटाइटिस बी और HIV हो गया। ठीक। विथ इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ब्लड के मतलब ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, और इन्फेक्टेड मदर से
फेटस को भी हो सकता है। एचआईवी के ये केसेस होते हैं ना, हम लोगों ने जब एचआईवी के इंडिविजुअल मतलब पढ़े होते हैं या 10th में भी हमने पढ़ा होता है, तो उस टाइम भी हमें ध्यान होगा कि ये सारी मतलब इंस्ट्रक्शंस और फिर कैसे-कैसे वो फैलते हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। तो हेपेटाइटिस बी और एचआईवी दोनों के लिए यूज़ होता है, मतलब दोनों के लिए ये कॉमन है। कैसे-कैसे फैल सकते हैं? इन इंजेक्शन नीडल्स के थ्रू या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से, मतलब एक अनहेल्दी या इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को हमने बिना चेक किए हुए किसी हेल्दी पर्सन में अगर ट्रांसमिट कर दिया, तो फिर वो भी क्या हो जाएगा? इन्फेक्टेड हो जाएगा। और इन्फेक्टेड अगर मदर होगी तो उसके फीटस को भी इन्फेक्ट होने के चांसेस होते हैं। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्ब्स एंड एचआईवी इन्फेक्शन, इन तीनों को छोड़ के किसको? जेनिटल हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्ब्स और एचआईवी इन्फेक्शन, इन तीनों को छोड़ के बाकी जितने एसटीआईज होते हैं, अगर उनको हम अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं तो उनका ट्रीटमेंट हम प्रॉपरली कर सकते हैं। अर्ली सिम्पटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर एंड इंक्लूड इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग ईटीसी। जब देखा जाएगा तो अर्ली सिम्पटम्स में क्या आते हैं? शुरुआती सिम्पटम्स क्या होते हैं? इचिंग हो गई, फ्लूइड डिस्चार्ज हो गया या स्लाइट पेन या स्वेलिंग, ये सारे होते हैं। इन द जेनिटल रीजन, इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन बी एसिम्प्टोमेटिक एंड हेंस मे रिमेन अनइफेक्टेड अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उसके जो मतलब अ, जो भी दिखनी चाहिए सिम्पटम्स होने चाहिए, सिम्पटम्स जो दिखते हैं वो कई बार क्या हो सकता है? शुरुआती दौर में ना दिखें। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी दिनों तक वो पर्सन अनडिटेक्टेड रह जाएगा कि उसे कोई डिज़ीज़ हुआ भी है कि नहीं। एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्पटम्स इन द अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन एंड द सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू द एसटीआईज़ deter the infected person from going from timely detection and proper treatment। ये वही नॉर्मल चीज़ें बताएंगे। दिस कुड लेड टू द कॉम्प्लिकेशन लेटर विच इंक्लूड pelvic inflammatory diseases, abortion, stillbirth, ectopic pregnancy, infertility, even cancer और द reproductive tract। बताया यही गया है कि अगर मान लीजिए उसमें सिम्टम्स तुरंत या अर्ली स्टेज में डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो काफ़ी लंबे समय तक अनडिटेक्टफुल रह जाते हैं, वो इन्फेक्शन का पता नहीं चल पाता है, जिससे बाद में जाके कुछ हार्ड केसेस या कुछ ऐसे मतलब दिक्कतें आ जाती हैं जिनसे निजात पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़ हो गए या एबॉर्शन हो गया या स्टिल बर्थ हो गया या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया। इससे कई बार पूछा जाता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है जब यूट्रस में प्रेगनेंसी मतलब ज़ाइगोट के इम्प्लांटेशन या एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन ज़ाइगोट वो यूट्रस में ना होके किसी अदर जगह पे, जैसे फैलोपियन ट्यूब में अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है या कहीं दूसरी जगह पे यूट्रस को छोड़ के किसी दूसरी जगह पर अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी कहते हैं। इनफर्टिलिटी के भी केसेस हो सकते हैं और कैंसर तक का हो सकता है। एसटीआईज आर मेजर थ्रेट टू द हेल्दी सोसाइटी। Therefore, prevention of early detection and cure of these diseases are give prime consideration under the reproductive health care programs। भाई ये एक हेल्दी सोसाइटी के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, इसीलिए इन सब केसों में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए और जैसे भी किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो वो अर्ली टू अर्ली इसके ट्रीटमेंट को परफॉर्म कर ले, ट्रीटमेंट कर ले। Though all the persons are vulnerable to these infections, their incidences are reported to be very high among persons in the age group 15 to 24 years। इसके सबसे ज़्यादा चांसेस, ये जो एसटीआईज होते हैं इनके सबसे ज़्यादा चांसेस किस एज में होते हैं? 15 टू 24 ईयर्स, और उस एज से आप भी बिलोंग करते हो। देयर इज़ नो रीज़न टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल। भाई इतना भी ज़्यादा खतराने की बात नहीं है या दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इनसे क्या हो सकता है भाई? सुरक्षित हो सकता है, देखा जा सकता है। मतलब उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। देयर इज़ नो रीज़न टू पैनिक बिकॉज़ प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल। वन कुड बी फ्री टू दीज़ इन्फेक्शंस बाय एक्सेप्टिंग फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स या मल्टीपल पार्टनर से, या ऑलवेज ट्राई टू कंडोम ड्यूरिंग द कोइटस। और कोई भी अगर डाउट हो तो सबसे पहले क्वालिफाइड डॉक्टर से पहले ही संपर्क कर लिया जाए और उसका ट्रीटमेंट चालू कर दिया जाए। ये सारे कुछ अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो आपको कोई दिक्कत वाली या कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अब हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के केस पे। ए डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्दी इज इनकम्प्लीट विदाउट द मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। भाई इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। इनफर्टिलिटी मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का प्रॉपर फंक्शनिंग ना करना, या प्रेगनेंसी ना हो पाना, या
चाइल्ड बर्थ में दिक्कत होना, ये सारे केसेस को क्या कहते हैं, मतलब ये इनफर्टिलिटी के केसेस में ही आते हैं। दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। देखो वही बात बताया ना कि चाइल्ड प्रोड्यूस करने में कुछ लोग दिक्कत मतलब उन्हें दिक्कत होती है, और यहाँ तक कि काफ़ी लंबे समय तक वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं बिना किसी इंट्रस क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव के बिना। ठीक है, मेरा ध्यान दूसरी ओर इसलिए गया था क्योंकि शायद कॉल्स आ रहे थे। लिव इट, चलिए इधर कंसिडर करते हैं। द रीजन फॉर दिस कुड बी मैनी फिजिकल, कॉन्गेनाइटल डिजीजेज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल। अब भाई इनफर्टिलिटी केसेस होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है पर्सन डिप्रेस हो सकता है उसमें कोई दिक्कत हो, या साइकोलॉजिकली, या ड्रग्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हो, ये सारी केसेस हो सकते हैं। इन इंडिया ऑफन द फीमेल्स आर ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस। इंडिया में हमारे यहाँ पे ज़्यादातर फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है अगर वो चाइल्डलेस हो जाते हैं या वो कपल्स चाइल्डलेस होते हैं, तो उसमें गलती किसकी ठहराई जाती है, फीमेल्स की। लेकिन देखा जाए मोर ऑफन दैट इज नॉट, द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स etc could help in diagnose and corrective treatment of some these disorders and enable these couples to have children। अब कई तरह के इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स और फिर ये सारे खुले हुए हैं, हेल्थ केयर यूनिट्स ओपन हुए हैं, जहाँ पर इन डिसऑर्डर्स का अच्छे से ट्रीटमेंट और फिर चाइल्डलेस पार्टनर्स को चाइल्ड प्रोवाइड किया जा सकता है और दिया जा सकता है। हाउएवर, where such corrections are not possible, the couple could be assisted to have children through certain special technique commonly known as assisted reproductive technique। ये ART के थ्रू, assisted reproductive technique के थ्रू चाइल्ड प्रोवाइड किया जा सकता है और फिर वो उन्हीं के बच्चे होंगे। अब देखते हैं ये पार्ट कैसे, मतलब ये टेक्निक्स कैसे एक्ट करती हैं। जैसे पहला हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन मोर ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी। जिस प्रकार से फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म्स और ओवम की मीटिंग बॉडी के अंदर होती है, उसी को सेम टू सेम उसी कंडीशन, सिमिलर कंडीशन में बाहर के साइड परफॉर्म किए जाते हैं, और उसी को क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो फर्टिलाइजेशन होता है आउटसाइड, बाहर के साइड में फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद में एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, और एम्ब्रियो फॉर्मेशन होने के बाद एम्ब्रियो का ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसमें, यूट्रस में। इन द फॉलोइंग सच मेथड्स, इन दिस मेथड पॉपुलरली नोज एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसी को क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहते हैं। ओवर फ्रॉम द वाइफ डोनर एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड या डोनर आर कलेक्टेड एंड इंड्यूस टू फॉर्म जाइगोट अंडर सिमुलेटेड कंडीशंस इन द लैबोरेटरी। वही मैंने बताया ना कि स्पर्म्स और ओवम्स को कलेक्ट किए जाते हैं मेल और फीमेल से, और उसके बाद में उनका फर्टिलाइजेशन कराया जाता है बाहर लैब में, उनका फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, और फिर कंडीशंस एकदम सिमिलर रखी जाती हैं जैसा कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कंडीशंस रहती हैं। द जाइगोट और एम्ब्रियो, अर्ली एम्ब्रियो विथ अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स कुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। अगर जो अर्ली एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ है वो 8 ब्लास्टोमेयर से कम है, तो उसका ट्रांसफर कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। और इस मेथड को क्या कहते हैं, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, क्योंकि ये क्या हो रहा है, जाइगोट का फैलोपियन ट्रांसफर हो रहा है, तो इसे जिफ्ट इसका नाम दिया गया है। और अगर 8 ब्लास्टोमेयर से ज़्यादा हो गया तो उसे हम किस में ट्रांसफर करते हैं, यूट्राइन ट्रांसफर करते हैं, मतलब यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू, इसके थ्रू क्या होता है, आउटसाइड लैब में फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है, और उसके डेवलपमेंट के बाद अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स उसको या तो इंट्रा फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा, या उससे अगर ज़्यादा हो गया तो उसके बाद में उसको यूट्राइन ट्रांसफर किया जाएगा ताकि उसका फर्दर डेवलपमेंट हो सके। एम्ब्रियोज फॉर्म्ड बाय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन also could be used in for such transfer to assist those females who cannot conceive। जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती हैं उनको, उनके लिए ये मतलब अच्छा मेथड होता है। अब थोड़ा सा और बचा है, बस खत्म। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, जैसे गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन but can provide suitable environment for fertilization and further development is another method to attempt। अब क्या हो गया, ओवम का ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, इस जिसको क्या कहते हैं, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये क्या है, गिफ्ट कैसे याद करोगे भाई, गैमेट का ट्रांसफर किया जा रहा है ना। जो लेडीज गैमेट यानी कि एग फॉर्मेशन नहीं कर सकती हैं, तो दूसरी लेडीज का एग ट्रांसफर किया जाता है उसके जो उसके फैलोपियन ट्यूब्स में, जो
एग को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, ठीक है? तो उससे क्या होगा, उसके अगर फैलोपियन में अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो फिर वो भी कंसीव कर सकती है ना, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है, फर्टिलाइज़ेशन होगा नॉर्मली और उसके बाद में वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। Intracytoplasmic sperm injection is another specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which sperm is directly injected into the ovum. In ICSI बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन एक अदर दूसरा तरीका है जिसमें क्या होता है, स्पर्म्स को डायरेक्टली ओवम के अंदर इजेक्ट कर दिया जाता है और उसके बाद में इनको फैलोपियन ट्रांसफ़र या यूट्राइन ट्रांसफ़र प्रोसीड कर दिया जाता है। Infertility cases either due to inability of the male partner to inseminate the female or due to very low sperm count in the ejaculate could be corrected by artificial insemination. If अगर मेल पार्टनर इंसेमिनेट करने में सक्षम नहीं है और उसका अगर स्पर्म काउंट बहुत ही लो है, मीन्स उसके सीमन में जो एक नॉर्मल स्पर्म्स की मात्रा होनी चाहिए अगर उससे कम है, तो फिर उसके लिए क्या परफॉर्म किए जाते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन परफॉर्म किया जाता है। और इस टेक्निक में क्या होता है कि सीमेन कलेक्ट किया जाता है हस्बैंड या हेल्थी डोनर से और उसे आर्टिफिशियली वेजाइना में या यूट्रस में इंजेक्ट कर दिया जाता है फीमेल के, और उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ठीक। So the options are many. All these techniques require extremely highly precision handling by specialized professionals and expensive instruments. Therefore, these facilities are presently available only in very few centers in the country. Obviously, their benefit is affordable to only limited number of people. Emotional, religious, and social factors are also determinants in the adoption of these methods. Since the ultimate aim of all these procedures is to have children. In India, we have so many orphaned and destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of. Our law permit legal adoption, and it is as yet one of the best method for couples looking for partnerhood. अब इसमें ये बताया गया है कि भाई जो भी ये मतलब टेक्निक्स हुए, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स या मतलब जो भी इनएबल है पर्सन या कपल्स जो चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ये सारी जो टेक्निक्स होती हैं, इनको बहुत ही स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स के थ्रू ही इनको मतलब परफॉर्म किया जा सकता है। तो इसके लिए इसका खर्च भी बहुत ज़्यादा बैठता है और जब इतना ज़्यादा खर्च होता है तो ये कुछ लिमिटेड पर्सन्स ही इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। भाई जब पैसे ज़्यादा लगेंगे तो ज़्यादा लोग कैसे उसको अफ़ोर्ड कर पाएँगे? और साथ-साथ ये भी होता है दिक्कत, कुछ और ये भी आती हैं कि रिलीजियस और फिर हमारे धर्म के अनुसार या संस्कृति के अनुसार इसे नहीं सही माना जाता है या कई मतभाव भी हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी मतलब कंसिडर करने लग जाते हैं लोग, जिससे दिक्कत आती है। तो हालाँकि ये है एक एडॉप्शन का केस भी यहाँ पे दिया गया है। हमारे इंडिया में ये अच्छे तरीके से लीगलाइज़ है कि बहुत से बच्चे जो होते हैं वो ऑर्फ़न होते हैं और उनका एडॉप्शन करना बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा मतलब केस होता है, जिन कपल्स के पास अगर चाइल्ड नहीं है। तो मैक्सिमम प्रमोट किया जाता है यही कि भाई आप एडॉप्शन भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने दिखा दिए। हालाँकि आप इसे कंटिन्यू मैक्सिमम टाइम जितनी बार हो सके रिवाइज़ कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। मैं हूँ आप लोगों का डॉक्टर अखिल और फिर कंटिन्यू करेंगे हम एनसीईआरटी रिवीजन को। थैंक यू वेरी मच।